Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the e-learning class of social studies run by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना सोशल स्टडी में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना पीजेंट्स और फार्मर का जो लेसन है, उसके अंदर हम यूएसए के अंदर जो वीट प्रोडक्शन बड़ी तेज़ गति से होने लगा था, बड़ी अत्यधिक मात्रा में वीट प्रोडक्शन होने लगा था, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे जो वीट फार्मर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। वीट फार्मर्स, तो मेरिट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वीट प्रोडक्शन, जैसे वीट प्रोडक्शन था वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ा तो उसके क्या लाभ हुए, तो वीट फार्मर्स को क्या लाभ हुए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में देर वॉज अ ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ वीट प्रोडक्शन इन द यूएसए। यूएसए के अंदर अधिक मात्रा के अंदर वीट का जो प्रोडक्शन था उसका विस्तार हुआ, उसमें वृद्धि हुई। द अर्बन पॉपुलेशन इन द यूएसए वॉज ग्रोविंग, जो अर्बन पॉपुलेशन थी, शहरी जनसंख्या थी, वो उस समय 19th सेंचुरी लेट के अंदर बढ़ रही थी, शहरी जनसंख्या बढ़ रही थी। एंड द एक्सपोर्ट मार्केट वॉज बिकमिंग इवन बिगर, और जो एक्सपोर्ट मार्केट थे, सामान को भेजने वाले जो मार्केट्स थे वो भी क्या हो रहे थे, बड़े बन रहे थे। एज द डिमांड इंक्रीज्ड, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे जो अपनी वीट थी उसकी डिमांड बढ़ी, वीट प्राइसेज रोज, तो डिमांड बढ़ी तो वीट की जो प्राइसेज थी, कीमत थी, वो भी बढ़ी। इंक्रीजिंग फार्मर्स टू प्रोड्यूस वीट, और उससे जो किसान थे वो और ज़्यादा उत्साहित हुए, जो कीमत जब बढ़ी तो वो ज़्यादा इंक्रेज हुए वीट ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। द स्प्रेड ऑफ द रेलवेज मेड इट ईजी टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन फ्रॉम द वीट ग्रोविंग रीजन्स टू द ईस्टर्न कोस्ट फॉर एक्सपोर्ट, और रेलवेज थे का स्प्रेड था, जो रेलवे था वो प्रत्येक जगह फैला हुआ था, तो अपने उत्पादन को जो कोस्टल लैंड थे वहाँ तक ले जाने में, कोस्ट तक एक्सपोर्ट करने में क्या रहती थी, आसानी रहती थी। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड मार्केट बूम्ड, जो मार्केट था उसके अंदर अत्यधिक वृद्धि हुई। पूरे इस वर्ल्ड वॉर के दौरान रशियन सप्लाईज ऑफ वीट वर कट ऑफ, जो रशियन सप्लाई थी वीट की वो क्या हो गई, कट ऑफ हो गई, रुक गई। एंड द यूएसए हैड टू फीड यूरोप, अब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स था, उसने यूरोप को फीड करना, भोजन देना, भोजन ग्रेन अनाज पहुंचाना शुरू कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट विल्सन सेड, यूएस का उस समय का प्रेसिडेंट था विल्सन, उसने कहा था प्लांट मोर वीट, की ज़्यादा से ज़्यादा जो वीट है, गेहूं है, वो प्लांट करो, उगाओ। वीट विल विन दी वार, क्योंकि जो वीट है, गेहूं है, वो ही क्या करेगी, युद्ध जीतेगी। उसका रीजन ये था, वर्ल्ड वार के दौरान अनेक देशों में अनाज की कमी आ गई थी, और उस समय सबसे ज़्यादा जो वीट प्रोडक्शन किया वो यूएसए ने किया, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्होंने सप्लाई किया, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्होंने लिया, और उन्होंने देशों को अनाज सप्लाई करने के लिए देशों, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर भी बना लिया। फिर देखिए, इन 1910 में अबाउट 40 मिलियन एकड़ ऑफ द लैंड इन यूएसए वॉज अंडर वीट। देखिए कितना डिफरेंस आता है, 1910 के अंदर 40 मिलियन एकड़ जो लैंड थी वो उस पर क्या होता था, वीट ग्रो किया जाता था। 9 ईयर लेटर्स यानी 1990 हो गया, 9 ईयर लेटर 1919 में, 1919 के अंदर क्या हुआ, द एरिया हैड एक्सपेंडेड टू 74 मिलियन एकर्स। इन 9 वर्षों में, इन 9 ईयर के अंदर जो एरिया 45 था वो कितना हो गया, 74 मिलियन एकड़ हो गया वीट प्रोडक्शन का, धान का कटोरा हो गया वो उस समय वहाँ पर। एन इंक्रीज अबाउट 60%, और ये जो इंक्रीज हुई, जो वृद्धि हुई, वो लगभग कितने प्रतिशत हुई, 60% इंक्रीजमेंट ये हुआ इसके अंदर। 65% हुआ, 60 नहीं, 60 से अबव हुआ था ये।
Most of the increase was in the Great Plains where new areas were being plowed to extend cultivation. कृषि को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई जो लैंड्स थी, नए जो ग्रेट जो प्लेन्स थे, उनको क्या किया गया, कल्टीवेट किया गया, उनको प्लाउड किया गया. In many cases, big farmers, the wheat barons controlled as much as 2,000 to 3,000 acre of land individually. यानी 2000 से लेकर के 3000 एकड़ तक एक इंडिविजुअल किसान ने, एक इंडिविजुअल फार्मर ने क्या कर लिया था, भूमि को कंट्रोल कर लिया था. यानी इतनी बड़ी भूमि के ऊपर इंडिविजुअल फार्मर क्या करने लग गया था, जो वीट प्रोडक्शन करने लग गया था. तो ये तो जो वीट फार्मर्स थे. नेक्स्ट में देखिए द कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. जैसे नई तकनीक आई, तो नई तकनीक के आने से क्या हुआ, दिस ड्रामेटिक एक्सपेंशन वॉज मेड पॉसिबल बाय न्यू टेक्नोलॉजीज. ये जो अत्यधिक विस्तार किया गया कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर वीट प्रोड्यूसिंग करने के लिए, तो इसके अंदर किसके द्वारा संभव हुआ है, बाई न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकों के माध्यम से हुआ. थ्रू द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के दौरान, एज द सेटलर्स मूव्ड इनटू न्यू हैबिटेट्स, जैसे जैसे सेटलर्स जो कम आबादी वाले एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो नए हैबिटेट्स में चले जाते, नए आवासों में चले जाते, एंड न्यू लैंड्स, नई भूमि पर चले जाते. दे मॉडिफाइड देयर इम्प्लीमेंट्स, उन्होंने अपने उपकरण थे उनका नवीनीकरण करते रहे, मॉडिफाइड करते रहे उनको, टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार. अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने अपने इम्प्लीमेंट्स को भी मॉडिफाई किया. नई भूमि के ऊपर वो पर ईयर के अकॉर्डिंग चले जाते. फिर देखिए द प्रेरी वॉज कवर्ड विद ए थिक मैट ऑफ ग्रास विद टफ रूट्स. जो प्रेरी हैं वो क्या थे, घास के मैदान थे, उनके ऊपर अत्यधिक मोटी घास की चद्दर थी, वो बिछी हुई थी, वो भी टफ रूट्स के साथ में, जड़ों के साथ में, यानी घास के मैदान थे, और उनको उनके ऊपर उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया. तो जो टफ रूट्स थी, to break the sod and turn the soil over, a variety of new plows were devised locally. अब उस मिट्टी को ऊपर से ब्रेक करना, उसे तोड़ना, उसे पलटना, उसके लिए उसने नए तरीके के जो हल थे उन्होंने अपने स्वयं लोकली उन्होंने क्या कर लिए थे, तैयार कर लिए थे. बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, कब कर लिए थे, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, फार्मर्स इन द ग्रेट plains were breaking the ground with tractors and disc plows, clearing vast stretches of wheat cultivation. और गेहूं के उत्पादन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, कृषि के लिए ट्रैक्टर्स के माध्यम से बड़े जो मैदान थे उनको ट्रैक्टर्स के माध्यम से उन्होंने प्लाउ करना, जोतना शुरू कर दिया, या उनको क्लियर करना, साफ करना शुरू कर दिया. ये हुआ जो न्यू टेक्नोलॉजी आई, यानी ट्रैक्टर वगैरह आ गए, डिस्क वगैरह आ गए, तो उनसे उन्होंने प्लाउ करना शुरू कर दिया. फिर देखिए अपना था इन 1831, 1831 में साइरस मैक्रोमिक, ये साइरस मैक्रोमिक था, ये इसने हार्वेस्ट रीपर बनाई थी. सबसे पहले फसल काटने वाली जो मशीन थी उसका निर्माण उसने किया था. तो इन 1831 साइरस मैक्रोमिक इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल रीपर. जो मशीन थी गेहूं काटने वाली, फसल काटने वाली, उसने इन्वेंट किया, आविष्कार किया. बाय द अर्ली 20th सेंचुरी मोस्ट फार्मर्स वर यूजिंग कंबाइंड हार्वेस्टर्स टू कट ग्रेन. अर्ली 20th सेंचुरी में अधिकांश किसान क्या काम में लेते थे, कंबाइंड जो हार्वेस्टर थी उसको काम में लेते थे. With one of these machines, 500 acres of wheat could be harvested in 2 weeks. और उस समय उस मशीन से 2 सप्ताह के अंदर 500 एकड़ जो व्हीट थी वो क्या की जा सकती थी, हार्वेस्ट की जा सकती थी, उसकी कटाई की जा सकती थी. फॉर द बिग फार्मर्स, बड़े जो किसान थे उनके लिए, ऑफ द ग्रेट प्लेन्स, जो बड़े मैदानों पर क्या करते थे, कृषि करते थे, These machines had many attractions. वो इन मशीनों के प्रति क्या हुए, आकर्षित हुए. The price of wheat was high, क्योंकि गेहूं की कीमत बहुत ज़्यादा थी. And the
डिमांड सिम्ड लिमिटलेस, और मांग तो उसकी क्या लग रही थी, असीमित लग रही थी। बड़े किसान थे, गेहूं की प्राइसेज अच्छी थी, लिमिटलेस उसकी डिमांड थी, तो वो तकनीक के प्रति ज़्यादा आकर्षित हुए कि यदि हमें बेहतर तकनीक मिले तो हम और ज़्यादा गेहूं क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर द बिग फार्मर्स के लिए हो गया अपना। नेक्स्ट देखिए, द न्यू मशीन्स अलाउड दीज बिग फार्मर्स टू रैपिडली क्लियर लार्ज ट्रैक्ट्स। अब मशीनों से किसान इतने सक्षम हो गए कि बड़ी तेज गति से नई जो भूमि थी उसको वो क्या कर सकते थे, साफ कर सकते थे, जुताई के लिए तैयार कर सकते थे। ब्रेकअप द सॉइल, जो मिट्टी थी उसको वो तोड़ सकते थे। रिमूव द ग्रास एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कल्टीवेशन, घास हटा सकते थे और ग्राउंड को, भूमि को कल्टीवेशन के लिए, जुताई के लिए तैयार कर सकते थे। द वर्क कुड बी डन क्विकली एंड विद ए मिनिमल नंबर ऑफ हैंड्स, और ये कार्य था वो बड़ी तेज गति से तो किया जा सकता था और उससे कम मनुष्य के हाथों की आवश्यकता होती थी। मशीन वगैरह जो थे उनको कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, बाकी वो कार्य मशीनों से कर लेते थे। विद पावर ड्राइवन मशीनरी, और जैसे ये पावर ड्राइवन मशीनरी आ गई, फॉर मैन कुड प्लाउ सीड द हार्वेस्ट 2000 to 4000 एकर्स ऑफ व्हीट इन ए सीजन। तो जैसे पावर ड्राइवन मशीनरी आई तो 2000 से लेकर के 4000 एकड़ तक जो व्हीट प्लाउ किया जाता था, बोया जाता था, वो केवल 4 मैन कर सकते थे ये कार्य। यानी 2000 मानो, अपने तो 4000 मानो, 4000 एकड़ लैंड के अंदर 4 मैन, केवल 4 मैन क्या कर सकते थे, उसको प्लाउ कर सकते थे एक सीजन के अंदर। एक सीजन के अंदर 4000 एकड़ जो लैंड है वो केवल 4 मैन के माध्यम से जोती जा सकती थी। किसकी सहायता लेकर के, पावर ड्राइवन मशीनरी की सहायता लेकर के। नेक्स्ट में देखिए, अब जैसा इंग्लैंड के अंदर हुआ, लैंड वगैरह एनक्लोजिंग होने के बाद ओपन फील्ड वगैरह समाप्त हो गए, कॉमन लैंड समाप्त हो गई, तो गरीबों की क्या स्थिति हुई। सेम वही जो पुअर थे यहाँ पर, उनके साथ में क्या हुआ, अमेरिकन जो यूएसए के जो गरीब लोग थे उनके साथ में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द पुअर यूएसए की आगे। फॉर द पुअर फार्मर्स मशीन्स ब्रॉट मिजरी, जो गरीब किसान थे उनके लिए मशीनरी क्या लेके आई, दुख लेकर के आई, मिजरी लेकर के आई। दे बोरोड मनी ऑन लोन टू बाई मशीन्स, उन्होंने मशीनों को खरीदने के लिए क्या ले लिया, लोन ले लिया। बट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे बैक द डेबिट्स, लेकिन अपने कर्ज चुका पाना उनके लिए क्या हो गया, अत्यधिक कठिन हो गया। मैनी ऑफ देम डेजर्टेड देयर फार्म्स, अधिकांश ने तो अपने जो खेत थे उनको छोड़ दिया, डेजर्टेड कर दिया। एंड लुक्ड फॉर जॉब्स एल्सवेयर, और अन्य किसी स्थान पर वो जॉब्स की तलाश करने लगे, घूमने लगे। फिर देखिए, मैकेनिजेशन रेड्यूस्ड द नीड ऑफ लेबर, मशीन आ गई तो जो श्रमिक थे, लेबर थे, उनकी आवश्यकता क्या हो गई, कम हो गई। आफ्टर 1920s 1920 के बाद मोस्ट फार्मर फेस्ड टर्बल्स, अधिकांश जो फार्मर थे उन्होंने क्या किया, कठिनाइयों का सामना किया, टर्बल को फेस किया। प्रोडक्शन हैड एक्सपेंडेड सो रैपिडली, प्रोडक्शन इतनी तेज गति से बढ़ा था ड्यूरिंग दी वार, युद्ध के दौरान, एंड पोस्ट वार ईयर्स, और युद्ध के बाद के वर्षों में भी, दैट देर वॉज ए लार्ज सरप्लस, के अत्यधिक मात्रा में अनाज पैदा कर लिया। युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद का जो समय था वर्ल्ड वॉर का, उसके अंदर इतनी अधिक मात्रा में यूएसए ने क्या कर लिया था, अनाज प्रोड्यूस कर लिया था कि जो अनाज था वो उन्हें पशुओं को फीड करने के लिए काम में लेना पड़ा। तो देखिए, अनसोल्ड सरप्लस हो गया, तो अनसोल्ड स्टॉक्स पाइल्ड अप, जो बिना बेचा हुआ जो अनाज था उसका ढेर लगा हुआ था। स्टोर हाउसेज ओवरफ्लोड विद ग्रेन, जो संग्रहण के स्थान थे वो ओवरफ्लो हो रहे थे विद ग्रेन, अनाज से। एंड वेस्ट अमाउंट्स ऑफ कॉर्न एंड व्हीट वर टर्न्ड इनटू एनिमल फीड, और अधिकांश जो गेहूं थी उसको
अपने एनिमल को फीड करने के लिए टर्न करना पड़ा, उनको पशुओं का भोजन के रूप में उसे परिवर्तित करना पड़ा। वीट प्राइसेस फेल, अब डिमांड कम हो गई, अनाज ज़्यादा हो गया तो अब उसकी जो कीमतें थी वो गिर गई। एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स कोलैप्स्ड, और जो एक्सपोर्ट बाहर भेजने वाले जो मार्केट्स थे वो धराशायी हो गए। दिस क्रिएटेड द ग्राउंड्स फॉर ग्रेट एग्रेरियन डिप्रेशन ऑफ द 1930s दैट रूइंड व्हीट फार्मर्स एवरीवेयर। और उस समय 1930 के अंदर, 1930 के अंदर ये जो घटना हुई, अनाज ज़्यादा पैदा हुआ, एक्सपोर्ट उसका हो नहीं पाया, तो उसकी प्राइसेस कम हो गई, तो जो आर्थिक मंदी शुरू हुई उसकी भूमिका इस समय तैयार हो गई थी। देखो, अब फर्स्ट में हमने पढ़ा था यूएसए क्या बना, वो ब्रेड बास्केट बना, और फिर वो क्या बना, डस्ट बाउल बना। उसका रीजन देखिए, डस्ट बाउल क्यों बना। जब फार्मर्स थे उन्होंने अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर कृषि वगैरह की, तो भूमि के ऊपर जो ये अपनी ग्रास की जो परत थी उसको उन्होंने अपनी मशीनरी के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में हटा दिया था, केवल कृषि के काम में लेने के लिए। वहाँ पर हवाएं बड़ी तेज़ गति से चलती हैं तो उनके साथ में मिट्टी उड़ने लगी, तो वो जो ब्रेड बास्केट थी वो डस्ट बाउल के अंदर चेंज होगी। मिट्टी की जो बॉल थी, डस्ट धूल थी, उसके अंदर वो चेंज हो गई। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ। इन द 1930 के अंदर अब उन्होंने जब जो अपना कॉर्न था, अनाज था, वो सरप्लस हो गया, तो उन्होंने एग्रीकल्चरिंग भी कम कर दी, कल्टीवेशन भी कम कर दिया। टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म्स बिगेन टू ब्लो ओवर द सदर्न प्लेन्स। जो दक्षिणी मैदान थे उनके अंदर भयानक मिट्टी के जो तूफान थे वो चलने शुरू हो गए, बहने शुरू हो गए। ब्लैक ब्लीजर्ड रोल्ड ऑन, ऐसे लगा जैसे ये बर्फ का तूफान हो। वेरी ऑफन 7,000 to 8,000 फीट हाई, और जो गुबार उठा जो मिट्टी का, डस्ट का, वो लगभग 8,000 फीट हाई था। राइजिंग लाइक मनस्टर वेव्स ऑफ मड्डी वाटर, ऐसे लग रहा था जैसे गंदे पानी की जो लहरें होती हैं उनसे किसी दैत्य का रूप लेकर के, मनस्टर का रूप लेकर के आगे बढ़ रहा था। तो एक मनस्तर के रूप में, एक दैत्य के रूप में, और मड के कलर का तूफान था, वो आगे बढ़ रहा था। एज द स्काई डार्कन, और आसमान पूरा क्या हो गया, डार्कन हो गया, काला पड़ गया। एंड द डस्ट स्वेप्ट इन, और मिट्टी थी वो उड़नी शुरू हुई, बहनी शुरू हुई। पीपल वर ब्लाइंडेड एंड चॉक्ड, लोगों की श्वास रुक गई, लोग अंधे हो गए। केटल वर सफोकेटेड टू डेथ, और मवेशी थे उनका दम घुट कर के मौतें हो गई, डेथ हो गई। देर लंग्स केक्ड, उनके फेफड़े थे वो फट गए। विद डस्ट, केक्ड विद डस्ट, उनके फेफड़ों में मिट्टी जम गई। एंड मड जो होता है वो उनके फेफड़ों तक पहुंच गया। सैंड बरीड फेंसेज, उन्होंने खेतों के चारों तरफ जो फेंसिंग की थी, जो बाड़बंदी जो की थी उन्होंने, वो मिट्टी के अंदर दब गई, यानी इतनी ज़्यादा मिट्टी आई थी उस समय। कवर्ड फील्ड्स, जो खेत थे उनको भी मिट्टी ने ढक दिया। एंड कोएटेड द सरफेस ऑफ रिवर्स टिल द फिश डाइड, और जो नदियाँ थी उनकी सतह को भी इतना ज़्यादा मिट्टी ने ढक दिया कि जो फिशेज थी, मछलियाँ थी, वो भी डाइड हो गए थे। डेड बॉडीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वर स्ट्रीवन ऑल ओवर द लैंडस्केप, पूरी भूमि के ऊपर एनिमल्स की और बर्ड्स की जो डेड बॉडीज थी वो प्रत्येक जगह बिखरी हुई थी। ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स that had plowed the earth and harvested the wheat in the 1920s were now clogged with dust। अब वो धूल से क्या हो गई थी, जम गई थी, उनके अंदर मिट्टी जम गई थी ट्रैक्टर्स के अंदर, और हार्वेस्टिंग जो मशीन्स थी उनके अंदर डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, और उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था कि रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती थी। दे केम बिकॉज द, अब ये घटना क्यों हुई, ये स्टॉर्म क्यों आया, ये डस्ट बॉल क्यों बना, उसका रीज़न देखिए।
They came because the early 1930s were years of persistent drought. 1930 के शुरुआत के अंदर क्या हुए थे, लगातार ड्राउट रहा, सूखा रहा. Ordinary dust storms became black blizzard only because the entire landscape had been plowed over, stripped of all grass that held it together. कि जो छोटे छोटे तूफान आते थे उन्होंने अत्यधिक बड़े तूफान का रूप ले लिया, क्योंकि उन वर्षों के दौरान जो घास डस्ट को रोक करके रखती थी, जो ग्रास कवर करती थी, मिट्टी को टाइट रखती थी, टुगेदर रखती थी, वो ट्रैक्टर्स के माध्यम से जुताई जब की जाती थी तो उस ग्रास को नष्ट कर दिया गया था. तो जो हल्की जो हवा आती थी उसने भी बड़े स्टॉर्म का रूप ले लिया, तूफान का रूप ले लिया. When wheat cultivation had expanded dramatically in the early 20th century, जब अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर वीट का जो प्रोडक्शन था वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ाया जा रहा था. और फिर देखिए जो जेल्स अपने पेजेंट्स थे, कुछ अति उत्साही जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, फार्मर्स हैड रेकलेसली अप्रूटेड ऑल वेजिटेशन. उन्होंने लापरवाही से बाकी की जो वेजिटेशन थी, वनस्पति थी, उसको भी अप्रूटेड कर दिया. अत्यधिक जो उत्साही किसान थे, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर कृषि करना चाहते थे, तो जो दूसरी वेजिटेशन थी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, अप्रूटेड कर दिया था. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो स्टॉर्म थे उन्होंने बड़ा रूप ले लिया. Uprooted all vegetation, the tractors had turned the soil over, broken the sod into dust. जो मिट्टी की कठोर परत होती थी उसको उन्होंने डस्ट में बदल दिया. जो ट्रैक्टर्स थे उन्होंने मिट्टी को भी क्या कर दिया था, टर्न ओवर कर दिया था, पलट दिया था. होल रीजन हैड बिकम ए डस्ट बॉल. तो इसलिए पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, रीजन था, वो किस में बदल गया, डस्ट बॉल के अंदर बदल गया. अब देखो, द अमेरिकन ड्रीम ऑफ ए लैंड ऑफ प्लेंटी हैड टर्न्ड इनटू ए नाइटमेयर. अब अमेरिकन के पास में वो क्या था, उनका ड्रीम था, सपन था, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि लेकर के उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीट प्रोडक्शन किया जाए. तो जो उनका ड्रीम था, उनका सपन था, वो नाइटमेयर में चेंज हो गया. यानी पूरे सपन के अंदर चेंज हो गया, डरावने सपन के अंदर चेंज हो गया, वो नाइटमेयर बन गया उनके लिए. द सेटलर्स हैड थ्रू दैट दे कुड कॉन्क्यूर द इंटायर लैंडस्केप. जो सेटलर्स थे वो लगभग पूरी भूमि, इंटायर जो लैंडस्केप थी उसको क्या करते थे, कर सकते थे, कॉन्क्यूर कर सकते थे, जीत सकते थे. टर्न ऑल लैंड ओवर टू ग्रोइंग क्रॉप्स दैट कुड यील्ड प्रॉफिट्स. वो पूरी जो भूमि थी उसको इस प्रकार से बदल सकते थे कि वो क्या दे, प्रॉफिट दे, लाभ दे, उसके ऊपर फसल की जाए क्रॉप्स करके. आफ्टर द 1930 के बाद दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस कर लिया, वो ये कर सकते थे सारा कार्य, लेकिन उन्होंने इस बात को रियलाइज किया, महसूस किया, that they had to respect the ecological condition of each region. की प्रत्येक क्षेत्र की जो इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, पारिस्थितिकी जो स्थितियां होती हैं, उनका उन्हें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए. इस बात को उन्होंने समझना शुरू कर दिया. ये हुई अपनी यूएसए की. यूएसए में जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो नेक्स्ट में हम जो इंडियन फार्मर हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे. थैंक्स.